हाँ जी सॉरी, फ़ोन को फ्लाइट मोड पे नहीं डाला था तो बीच में कॉल आ गया, इसलिए वो वीडियो कट हो चुका है। तो दृढ़ता आपको 2 वीडियोज़ में मिलेगा, दृढ़ता 1 और दृढ़ता 2, बल्कि वीडियोज़ छोटे हैं, ठीक है। दोनों देखिएगा साथ में। मैं क्या था, हाँ, आप भिंड मुरैना गए सिविल सेवक बन के, अच्छी बात है। और आपने वहाँ पे टारगेट किया कि यहाँ पर जनता को जागरूक करूँगा, जनता का सहयोग लूँगा, थोड़े से कड़क कदम उठाऊँगा। कुछ ऐसी मानसिकता के लोग जो उनको बातों से नहीं समझाया जा सकता, जन जागरूकता में नहीं लाया जा सकता, उन पर कानूनी कार्रवाई प्रभाव कड़क करूँगा और मैं लिंग अनुपात इस शहर में, इस ज़िले में बढ़ा के छोड़ूंगा। लेकिन शुरुआती तौर पे आपको उसका भारी विरोध देखना पड़ा, लोग समर्थन में नहीं थे और कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव आया सब तरफ से। 2 ऑप्शन है, या तो आप इस टारगेट को छोड़ दें और नॉर्मल काम करें, या फिर आप इस टारगेट को अपने साथ रखने के लिए एक साथ बड़ी छलांग ना मार के रोज़ थोड़ा थोड़ा स्टेप चलें, छोटे छोटे बदलाव लाने की कोशिश करें। एक साथ पूरे ज़िले को बदलने की बजाय क्या करें, अलग अलग गाँव के अंदर, कस्बों के अंदर छोटे छोटे लेवल पे लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें, छोटे छोटे लेवल पे कानून का पालन करना सुनिश्चित करें। आम जनता के सहयोग के लिए धार्मिक तौर पे उनको जोड़ें, आम जनता के सहयोग के लिए राजनीतिक तौर पे उनको जोड़ें, धीरे धीरे छोटे छोटे लेवल पे। एक दिन आपका टारगेट पूरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है, टिके रहना। इस टिके रहने की पावर क्या है, परसेवरेंस। तो एक सिविल सेवक के लिए परसेवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट मूल्य है, क्योंकि अगर परसेवरेंस नहीं होता है ना, तो आपके अंदर आदत आती है प्रोक्रेस्टिनेशन, एस्केपिज्म, हिंदी में बात की जाए तो पलायनवाद, भाग जाना सिचुएशन से। ये तो टफ है, भाग जाते हैं। उससे दूर होने का तरीका होता है दृढ़ता। ये बहुत कॉमन है, मैं इसको बहुत बारीकी से देखा हूँ, पलायनवाद को और दृढ़ता दोनों को भी। मैं पीएमटी के लिए ड्रॉप लिया, मेरा 3 बार में पीएमटी निकला था, डेंटल मिला, एमबीबीएस नहीं मिल पाया। हमारे टाइम नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम थी और डॉक्टर सागर का दौर था व्यापम घोटाले वाले, तो नहीं मिल पाया, पर 3 साल लगे। मेरे साथ के कई लोग थे बहुत ही अच्छे पढ़ने वाले, बहुत अच्छे पढ़ने वाले, वो नहीं टिके। कुछ 1 बार के बाद निकल गए, कुछ 2 बार के बाद निकल गए, टिके नहीं बिल्कुल भी। अगर टिकते तो शायद मिलता। फिर किसी ने बी फार्मा कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, कोई बैंक में जॉब कर रहा है, सब सेटल है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो टारगेट बनाया था वो अचीव नहीं हुआ। ठीक, पीएससी में भी आप देखते हो, आपके साथ इतने सारे लोग आते हैं, कुछ लोग भवर को घूमने आते हैं, एक बार आए, 1 साल तक टाइम पास किया, 1 साल और उसके बाद किया, बता के घर वालों को तैयारी कर रहे हैं और 2 साल में घर चले गए। कुछ लोग होते हैं टिके रहते हैं, और कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं, एक बार में आके निकाल के ले जाते हैं, वो बात भी है। ठीक, लेकिन दृढ़ता इंपॉर्टेंट है। एक बार में अगर निकाल के लेके जा रहे हैं, उस आदमी के अंदर भी परसेवरेंस होना चाहिए, क्योंकि उस 1 साल के अंदर आप जो मेहनत कर रहे हो, उस 1 साल में आपको बहुत सारे डाइवर्जेंस आएंगे, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लोग आएंगे जो आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगे, आपकी लाइफ में चैलेंजेस लेके आएंगे, चुनौतियाँ। आपको उन सबसे मैनेज करना है ना, अपने आप को टारगेट ओरिएंटेड रखना है। वो टारगेट ओरिएंटेशन ही क्या है, परसेवरेंस है। ठीक, अगर कोई बोले कि परसेवरेंस के क्या फ़ायदे, क्या परसेवरेंस के नुकसान, तो परसेवरेंस के फ़ायदे नुकसान मैं समझा दे रहा हूँ, लिख के मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करना। ठीक, तब मुझे पता चले कितने लोग सीरियस ले रहे हैं मामले को। ठीक, और दूसरी बात, व्हाट्सअप ग्रुप छोड़ के टेलीग्राम ज्वाइन करें। अनमोल पाठक ऑनलाइन क्लास से टेलीग्राम है, तो उसको ज्वाइन ज़रूर करें, ताकि व्हाट्सअप ग्रुप बंद कर दें और पर्सनल मैसेज में मुझे इसके लाभ और हानि लिख के ज़रूर भेजें। दृढ़ता के प्रशासन में, अगर कोई बोले दृढ़ता के प्रशासन में लाभ क्या होंगे, तो भाई दृढ़ता के प्रशासन में बहुत सारे लाभ होंगे। अगर दृढ़ता है प्रशासन के अंदर, तो प्रशासन कठोर निर्णय ले सकता है। मोदी जी के अंदर ये मानना पड़ेगा कि इस टाइम की सेंट्रल गवर्नमेंट में कड़कपन, परसेवरेंस, अपने लक्ष्य के लिए टिका रहना बहुत है। 370 हटाने के बाद भी विरोध हुए, सीएए के टाइम भी विरोध हुए, लेकिन साफ बोला गया कि ये हटने वाले नहीं है। जो एक बार ला दिया गया है वो लाया, दृढ़ता है, टिके है। उनका जो लक्ष्य है उसके रास्ते में बाधा ज़रूर आ रही है, लेकिन वो लक्ष्य से भटके नहीं, परसेवरेंस है। तो एक सिविल सेवक के लिए परसेवरेंस ज़रूरी है, ताकि टारगेट मिल सके। अगर नहीं रहेगा तो पलायनवाद की प्रवृत्ति आएगी। यहाँ कीवर्ड्स क्या क्या है, लक्ष्य के लिए लक्ष्य अचीव करना आसान हो जाता है, पलायनवाद की प्रवृत्ति नहीं आती, भागना नहीं होता। नंबर 3, ईमानदारी जैसे गुणों का विकास होता है, जो दृढ़ होगा वही ईमानदार होगा। नंबर 4, सरकार कठोर निर्णय ले सकती है। नंबर 5, कठोर उसको लागू कराने में कठोरता प्रदर्शित कर सकती है। ठीक, नंबर 6, चरित्र का विकास होता है। चरित्र एक कैरेक्टर का एक बड़ा गुण होता है परसेवरेंस। ठीक, तो ऐसे और भी आप अपने हिसाब से देखें
और ज़रूर लिख के भेजें मुझे। प्रशासन में अगर दृढ़ता का गुण नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा, प्रशासन ढीला पड़ जाएगा। जैसे ही प्रशासन के सामने कोई कठोर परिस्थिति आई, प्रशासन क्या हो गया, डिग गया, एक तरफ शिफ्ट हो गया। अरे अच्छे से समझोगे आप, आपने गठबंधन सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकार नाम तो सुना ही होगा। जो पूर्ण बहुमत की सरकार होती है ना, उसमें दृढ़ता ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वे ऐसे समर्थन वाले दल नहीं होते हैं जो बार बार बोले हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे, समर्थन वापस ले लेंगे। ऐसे सहयोगी दल नहीं होते हैं। जबकि जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, गठबंधन सरकार होती है, उसमें दृढ़ता कम देखने को मिलती है। क्योंकि जैसे ही आप दृढ़ता से कोई कड़क होकर काम करना चाहते हो तो आपके खिलाफ कोई ना कोई आ जाता है कि नहीं भाई, आप अगर ऐसा करोगे तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तो आदमी को बिना दृढ़ता वाले शासन में या बिना दृढ़ता वाले प्रशासन में क्या है, ढीला पड़ जाता है, एक तरफ झुकता है, अपने लक्ष्य से बार बार विचलित होता है, या लक्ष्य पहुंचने में दिक्कत होती है, लक्ष्य टारगेट अचीव करना मुश्किल हो जाता है, कठोर निर्णय नहीं ले पाता है। ठीक, तो अगर आप केवल लाभ लिख लेंगे तो हानि लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे बात हो गई दृढ़ता क्या है, दृढ़ता के लाभ क्या है, दृढ़ता की हानि क्या है, और दृढ़ता बढ़ाने के उपाय। सबसे आखिरी चीज़ है इसमें दृढ़ता या परसेवरेंस, कोई आदमी अपने अंदर कैसे बढ़ाए। बड़ा सिंपल सा सीन है, परसेवरेंस कैसे बढ़ाए। नंबर 1, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। सेल्फ डिपेंडेंट बनो से मतलब ये नहीं खुद कमाओ खुद खाओ, ये वाला सेल्फ डिपेंडेंट नहीं। अपने लिए खुद ऑटो सजेशन मोड पे रहो, स्वतः परामर्शी वाले मोड पे रहो, अपने आप को परामर्श खुद दे दो। एक साउथ पिक्चर का डायलॉग है, वो हीरो अकेले में खड़ा होकर बात करता रहता है, तो वो उससे पूछता है कि क्या कर रहा है, बोले जब भी मुझे एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए रहती है मैं खुद से बात कर लेता हूँ। उस एक्सपर्ट एडवाइस पे जाओ जो खुद से निकले। हमेशा अपनी परेशानियों को अपने आप से डिस्कस कर लो। अच्छा इसने ये बोला, ठीक है अपन करके दिखाएंगे एक दिन, मामला खत्म। अच्छा इसने बोला तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, फिर तू भूखा मर जाएगा, तो ठीक है देखा जाएगा तब का तब से। ये स्वतः परामर्शी मूड, ऑटो सजेस्टिव मूड। अपने आप से रहो, अपने आप को हमेशा एक चीज़ बताते रहो, अरे भाई तेरे में बहुत दम है, तू सख्त है, या अपने आप को बताते रहो। ऑटो सजेस्टिव मूड। हमारे रूममेट हैं विजय भाई, बहुत ही शानदार बंदा, विजय पटेल, खरगोन सनावत के पास है गाँव उसका, वहाँ से बहुत ही शानदार बंदा। 3 इंटरव्यू भाई MPPSC के, थोड़ा सा इंटरव्यू में लोचा हो गया पिछली बार भी और उसके पहले भी, वरना मेंस की मार्किंग बहुत ही शानदार थी, पर इंटरव्यू में मार्किंग नहीं आ पाई। अल्टीमेट उसका एक मजाक में बोली हुई बात, और ये बात विकास देवी कीर्ति सर भी बोले थे, पर पहले विजय के मुझसे सुनी थी मैंने, कि वो अपनी कुछ तारीफ़ कर रहा था। मैंने कहा ये बेटा लगे रहो, अपनी तारीफ़ खुद करते रहो। तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब सही है, अपनी तारीफ़ खुद करते रहो से एक फ़ायदा होता है, समाज पे निर्भरता कम होती है। ये उसने विकास सर से पहले सुन ली होगी, क्योंकि ये मेरे से पहले बैच के हैं विकास सर के स्टूडेंट। हम मैक्सिमम टीचर महात्मा गांधी के कहीं ना कहीं विकास सर से पढ़े हुए हैं, और सब अलग अलग बैचेस के हैं। जैसे मैं विकास सर से पढ़ा हूँ 15-16 बैच में दिल्ली के अंदर, और ये लोग सब पहले के हैं। जैसे बहुत सारे लोग, हम प्रिंस भाई, पुष्पेंद्र भाई, प्रसून भाई, विजय पटेल, हम लोग तो दृष्टि के ही हैं। इतने लोगों का तो मैं अच्छे से जानता हूँ, और साहिल भाई का मुझे नई आइडिया है, पर बाकी लोग तो हम दृष्टि के हैं। तो ये लोग मेरे से पहले के बैच के हैं। ठीक, मैं कॉलेज करके गया था तो एज थोड़ी ज़्यादा थी, तो थोड़ा लेट गया इन लोगों से, और ये लोग नॉन प्रोफेशनल डिग्री के थे प्रिंस भाई को छोड़ दिया जाए तो ये थोड़े जल्दी पहुंच गए थे। ठीक है, तो मैं कहाँ की बात कहाँ ले गया। यही लाइव क्लासेस का या फिर अपनी ऑफलाइन क्लासेस जो होती हैं उसका आनंद है कि आप पढ़ाने में इधर की बात उधर कनेक्ट करने में मज़ा आता है। इसमें कुछ टिप्पा पड़ता नहीं क्या चल रहा है, फिर भी छोड़ो। तो उनने यही बात बोली थी, अपने समाज पे से आपकी निर्भरता कम होती है, खुद की भलाई, खुद की तारीफ खुद करने से। वही ऑटो सजेस्टिव मोड है, अपने आप को अपनी पावर्स बार बार रिकॉल कराना। वो सुनते हैं ना, कई एक्टर्स बोलते हैं, हम उसके मिरर के सामने खड़े होकर बोलते हैं डायलॉग्स, अपने आप की गलतियाँ खुद निकालते हैं, वो ऑटो सजेस्टिव मोड है। विराट कोहली कब रन पे आउट हो जाता है तो अपने आप को गालियाँ देते हुए बाहर जाता है ग्राउंड से, वो ऑटो सजेस्टिव मोड है। ठीक, एक्सपर्ट एडवाइस। नंबर 2, वो वाला सीन जो पहले की पिक्चरों में दिखाते थे, आज भी कई लड़कियां फॉलो करती हैं, डायरी लिखने वाला। अपने लक्ष्य को, अपनी फीलिंग्स को एक कागज़ पे लिख दो, लिखते रहो। कई लोग बहुत पागल ही बन जाते हैं इसमें, ये लिखने वाली चीज़ है। हाँ, इसीलिए नोट्स में मिल भी जाएगा, पर कहा जाता है साइकोलॉजिकली इससे फ़ायदा मिलता है कि अपने टारगेट को बार बार लिखते रहो। तो कई लोग हर कहीं लिख देते हैं, लाइब्रेरी में जहाँ बैठे हैं उसके सामने लिख देते हैं SDM रमेश चंद्र अग्रवाल। अरे रमेश, क्या हर जगह लिखना। पर ठीक है, परसेवरेंस बढ़ाने का एक उपाय भी है। मुझे नहीं पता कि पर्सनली कितना फ़ायदा करता है, पहला वाला तो फ़ायदा मंद होता है, ऑटो सजेस्टिव मोड। ठीक। नंबर 3,
अपना लक्ष्य तार्किक चुनो, टारगेट ऐसा चुनो जो सच में अचीव करने काबिल हो। तुमने पता चले तुमने किया है BA रानी दुर्गावती से, जीवाजी से, बरकतुल्ला से, कहीं से भी, DAVV से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और BA करने के बाद तुम टारगेट कर रहे हो कि मैं तो नासा में भर्ती होऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। लॉजिकल सुनो। या तुमको पता है कि तुम्हारे जीवन के कि तुमको पता है कि तुमको चश्मा लगता है 6 नंबर का और तुमको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो मैं सचिन तेंदुलकर बनूंगा। अरे तेरी शारीरिक क्षमताएं सपोर्ट नहीं कर रही हैं, नहीं कर पाएगा। तो पहले तो टारगेट, और ये तो अपनी मेंटल लेवल सबको पता रहता है कि मेरी औकात UPSC की है, MPPSC की है, क्लरिकल की है, किसकी है। ये देखो आपके परसेंटेज जो हैं 10वीं 12वीं कॉलेज के, इससे आपकी कभी भी वैल्यू नहीं समझ आती। ये सब कहने की बातें हैं। ये 10वीं 12वीं के परसेंटेज या कॉलेज की डिग्री, ये सब रेट रेस का हिस्सा है, चूहा दौड़ का हिस्सा है। आप तेज़ दौड़ो या पीछे दौड़ो, आप रहते चूहा हो, इससे कोई वैल्यू नहीं है। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ आपको पता है, तो आप उसके हिसाब से लॉजिकल टारगेट चुनो, ठीक। और बार बार टारगेट में ये चेक करते रहो मैं टारगेट में कहाँ तक पहुँचा, ठीक। परसेवरेंस, टिके रहने की पावर है। टिके रहोगे तो कुछ अच्छा होगा। हमारे टीचर थे विकास द्विवेदी सर, उन्होंने एक बात बोली थी और बहुत सही बोली थी, मैं आज भी मानता हूँ कि अगर तुमने PSC की पढ़ाई सही से कर ली, PSC निकालने की बात नहीं कर रही है उन्होंने कहा था अगर PSC की पढ़ाई सही से कर ली तो तुम एक अच्छा इंसान बन जाओगे। और अगर अच्छे इंसान बन गए तो तुम ये कभी नहीं सोचोगे कि पैसा कहाँ से आएगा, वो आ जाएगा। अगर तुम अच्छे इंसान बन गए, काबिल इंसान बन गए, तो पैसा तो आ ही जाएगा। आपको अपने आप को बार बार रीचेक करना है, मैं अपने टारगेट में कहाँ तक पहुँचा, और जो मैंने टारगेट चुना था वो लॉजिकल है कि नहीं। ऐसे लोगों के आसपास रहना है, ऐसे लोगों से बातचीत करना जिनका टारगेट सेम हो। अगर मैं अपने कॉलेज के भंवरकुआ एरिया में नहीं रहता और अगर मैं अपने कॉलेज के लोगों के साथ ही रहता जिनके साथ पहले रहते आया हूँ, जो सब डॉक्टर्स हैं, तो मैं बार बार इस फील्ड से दिखता, क्योंकि वो हर एग्ज़ाम के मेंस रुकने के बाद या इंटरव्यू रुकने के बाद वो हमेशा एक बात बोलते कि कहाँ लगा है पाठक, क्लिनिक खोल ले, कहाँ लगा है पाठक, जॉब ज्वाइन कर ले। तो क्या होता, एक आध दिन दिमाग में आता। सेम अगर ओरिएंटेशन वालों के साथ हूँ तो इस चीज़ से बचा हुआ था, खर्चा चलाने की ज़रूरत थी तो टीचिंग में आ गए, लेकिन साथ में अपना चल रहा है पढ़ाई। लेकिन अगर जॉब ज्वाइन कर लेते, क्लिनिक खोल लेते तो पॉसिबल था, बहुत मुश्किल हो जाता। उसके साथ भी करते हैं कई लोग, लेकिन इसीलिए कहा जाता है एक जैसे उद्देश्य रखने वालों के साथ रहो, ठीक। हमेशा इस चीज़ को विश्वास रखो कि आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, वो हमेशा महान है। और वैसी बात है, एक छोटा झोपड़ा बनने में टाइम कम लगता है, एक ताजमहल बनने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर ताजमहल बनाओगे, इतनी खूबसूरती चाहिए तो टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। परसेवरेंस, ठीक। हमेशा अपने आप को खुश रखने का प्रयास करो। ऐसा काम कभी मत करो जिससे आपके अंदर निराशा जैसे भाव बढ़ जाए। आते हैं, निराशा के भाव आना बहुत कॉमन है। आपकी लाइफ में कईयों बार ऐसा टाइम आएगा, और नहीं आया है तो अब आएगा, ये आना तय है, जब आपको ये फील होगा कि जीवन में चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है। मतलब एक वो वर्ड होता है टिपिकल, बोलूँगा नहीं, ये चल क्या रहा है, ये क्या सियापा है, मिलता जुलता, ये क्या सियापा है। बस उस टाइम अपने आप को कंट्रोल करने का नाम परसेवरेंस है, ठीक। तो यहाँ पे आपका मामला खत्म हुआ परसेवरेंस का। दृढ़ता, डेफिनेशन हो गई, दृढ़ता बढ़ाने के उपाय हो गए, दृढ़ता के प्रशासन में लाभ, दृढ़ता के प्रशासन में हानियाँ। नोट्स में मैं लाभ और हानि नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लिख के मुझे भेजेंगे, ताकि रिस्पॉन्स पता चले कितने लोग तो इसको देख रहे हैं और कितने लोग इसको सीरियसली देख रहे हैं। एक क्वेश्चन था स्वीटी जी का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इससे नहीं, आपका न्यूट्रलिटी या इम्पार्शलिटी से, तटस्थता से या फिर निष्पक्षता से क्वेश्चन था कि आम नागरिक होते हुए क्या हम तटस्थ हो सकते हैं। हम आम नागरिक होते हुए राजनीतिक तौर पे, क्या आम नागरिक होते हुए हम राजनीतिक तौर पर निष्पक्ष हो सकते हैं। तो मैंने उनको बोला था बिल्कुल। कैसे, फॉर एग्जांपल ये भी बता देता हूँ। सरकार क्या है, सरकार मेरे लिए एक सर्विस प्रोवाइडर है। मैं सरकार को टैक्स दे रहा हूँ, मेरे टैक्स के पैसे सरकार शासन चला रही है, तो मेरे लिए एक सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे मेरे लिए किराना दुकान का मालिक है, वैसे मेरे लिए सरकार है। मैंने अपनी तरफ से सरकार को कुछ अधिकार दिए, सरकार मैंने चुनी है। कौन बॉस है, मैं हूँ, लेकिन मैंने अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी आए मेरे सर पे। मैंने अपनी कुछ स्वतंत्रताएं सरकार के हाथ में ले जाके दे दी कि नहीं भाई, एक प्रशासन के अंदर या पूरे देश के अंदर अगर वो बना के रखना है, हमें हारमोनीस या बना के रखनी है, सौहार्द बना के रखना है, तो कुछ मेरे ऊपर अंकुश भी लगना चाहिए। वो अंकुश लगाने की जिम्मेदारी किसकी, सरकार की। और वो पावर सरकार को किसने दी, मैंने दी। वो सर्विस प्रोवाइडर है और मैं उसका ग्राहक हूँ। इसके अलावा हम दोनों में खास संबंध नहीं है।
मैं बनाने वाला भी हूँ, सब हूँ, लेकिन एक्चुअल में अभी जो काम कर रही है वो सर्विस प्रोवाइडर है। मैं निष्पक्ष रह सकता हूँ। मैंने दोनों गवर्नमेंट, जैसे अभी भारत की बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पे 2 बड़ी पार्टी कांग्रेस भाजपा, मैंने दोनों पार्टी देख ली, दोनों के राजनेता देख लिए। मैं क्यों किसी को सपोर्ट करूँ, क्यों किसी का विरोध करूँ? मुझे जिसके काम ज़्यादा अच्छे लगेंगे मैं उसको सपोर्ट कर, जिसके काम ज़्यादा अच्छे लगेंगे उसकी तारीफ़ कर दूंगा, हो सकता है उसका सपोर्ट भी कर दूँ, हो सकता है उसको वोट भी दे दूँ। कल उसके काम बिगड़ जाएंगे, मैं दूसरे की तरफ चला जाऊँगा, दूसरे के बिगड़ जाएंगे, तीसरे की तरफ सब चला जाऊँगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक किराना की दुकान 15 है मेरी गली में, जो ज़्यादा अच्छे से अच्छी क्वालिटी का किराना देगा, कम कीमत में देगा, अच्छे से बात करेगा, मैं उसकी तरफ जाऊँगा। जो ज़्यादा कीमत में देगा, कड़ू होकर देगा, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा। निष्पक्ष रहना आसान है। अगर आपको मोदी जी पसंद है आप तारीफ़ करो, आपको राहुल गांधी पसंद है आप तारीफ़ करो, अगर आपको मोदी जी गलत लगते हैं बुराई करो, राहुल गांधी गलत लगते हैं बुराई करो। ना तो राहुल गांधी के सपोर्टर बनने की आवश्यकता है एकदम आँख बंद करके, ना मोदी के, तो आप बिल्कुल हो सकते हो एक आम नागरिक के तौर पर। और सिविल सर्वेंट के तौर पर भी निष्पक्ष होना बहुत आसान है। तो निष्पक्ष होना, ना तो कांग्रेस की तरफ झुकाओ, ना भाजपा की तरफ, ना बहुजन समाज पार्टी, ना सपा, ना कुछ भी, आप किसी की तरफ झुकाव नहीं रहोगे। आप केवल अपना काम क्या करोगे, जो कानून नियम विनियम इसके तहत हो रहा है वो काम करोगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे, आप निष्पक्ष हो। तो एक सवाल और है कि क्या अगर आप टोटली राजनीतिक तौर पे निष्पक्ष रहते हो सिविल सेवक होते हुए, तो सरकार बदलने पे आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा? कह नहीं सकते। आप का ट्रांसफ़र, एक निष्पक्ष ईमानदार सिविल सर्वेंट हो, हर गवर्नमेंट चाहती है कि उनके आसपास एक ईमानदार सिविल सर्वेंट रहे, लेकिन साथ में उनके खुद के कुछ ऐसे सिविल सर्वेंट भी होते हैं जिनका झुकाव उनकी तरफ है या जो उनके सपोर्टर हैं, तो उन लोगों को अपनी खास जगह पे लाते हैं। अपने आसपास, आप अपने आसपास किसको देखना चाहोगे, जो आपका खास है, या उसको देखना चाहोगे जिससे आप अननोन हो? खास है तो हर आदमी अपने खास को लाता है, तो ट्रांसफ़र होने के चांसेस तो बन सकते हैं। लेकिन हाँ, ईमानदार निष्पक्ष सिविल सर्वेंट के साथ ये जो पार्टी बदलने के साथ भेदभाव वाली समस्याएं आती हैं वो नहीं होती। ट्रांसफ़र होना तो हो सकता है लेकिन ये वाली समस्याएं नहीं आती, ठीक। और उससे निष्पक्ष होने से ना आपके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपको दबाव, बिना फालतू का दबाव नहीं झेलना पड़ता। 2 रुपये के अगर आप किसी का उधार खाते हो तो उसकी 4 बातें सुनते हो, आपने जिसका उधार नहीं खाया आप उसकी 4 बातें कभी सुनोगे नहीं। अगर नियम से आप गलत नहीं हो तो आपको कौन रोक लेगा, लेकिन अगर आपने किसी का फ़ायदा लिया है कहीं पे भी किसी भी तरीके का, तो आपको सुनना पड़ेगा। यह मामला दृढ़ता का, दृढ़ता पढ़ें और मुझे वो ज़रूर बताएं इसके लाभ और हानि। थैंक यू वेरी मच।